नमस्कार विद्यार्थियों। जिस प्रकार आपको पता है कि वर्तमान में स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, विद्यालय अब चल रहे हैं, तो इस दौर में ऑनलाइन क्लासें बहुत उपयोगी साबित हो रही हैं। इसीलिए कक्षा 10th और 12th, कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस और कक्षा 10th सामाजिक, उनमें कुछ कॉमन पॉइंट हैं। उन कॉमन पॉइंट्स को हम ऑनलाइन क्लास में लेकर आए हैं। उसका बेसिक परिचय पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो राज्य होते हैं, राज्य के मूल रूप से 4 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के मूल रूप से 4 आवश्यक तत्व होते हैं। उसमें निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इनमें सरकार जो तत्व है उसका विशेष महत्व है। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। 1947 से पहले भारत एक परतंत्र था या ब्रिटिश उपनिवेश था। जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत के तात्कालिक संविधान निर्माताओं ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने या राष्ट्र के नेताओं ने भारत को लोकतांत्रिक शासन के रूप में स्वीकार किया। तो विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें सरकार के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। हम यहाँ पर भारत में लोकतंत्र में जो सरकार का रूप है उसके रूपों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को एक संघीय राज्य के रूप में स्वीकार किया। संघीय राज्य का अर्थ होता है विभिन्न राज्यों का एक संघ। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में सरकार अपने संविधान में सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं या 3 रूप या 3 स्तर पर सरकार का निर्माण किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है केंद्र सरकार, उसके बाद आता राज्य स्तर पर राज्य सरकार। और जिस प्रकार गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसलिए क्या है स्थानीय लोगों को शासन की भागीदारी मिले, इसलिए क्या है स्थानीय स्वशासन का रूप भी अपनाया गया है। केंद्र सरकार, उसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसको संसद कहते हैं, व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका जिसको अपन संसद कहते हैं। और संसद मुख्य रूप से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। संसद के मुख्य रूप से 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र सरकार का जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, उसको अपन संसद भी कहते हैं। और संसद के 3 मुख्य अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र सरकार का दूसरा अंग है जिसका नाम है कार्यपालिका। और कार्यपालिका के भी 3 मुख्य अंग हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और केंद्र सरकार का जो तीसरा अंग है जिसको अपन न्यायपालिका कहते हैं, और न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च न्यायालय।
न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के 3 अंग हो गए। केंद्र सरकार के 3 अंग हो गए, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और तीनों अंग हैं वो स्वतंत्र हैं और तीनों के जो कार्य हैं वो अलग अलग वितरित किए गए हैं। जैसे व्यवस्थापिका मुख्य रूप से कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका कानून को बनाए रखने का काम करती है। तो इस प्रकार से अपने देश में केंद्र सरकार का निर्माण होता है। वापस अपन रिपीट करते हैं कि केंद्र सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसको अपन संसद कहते हैं, जिसका मुख्य काम है कानून बनाना। कार्यपालिका जिसका मुख्य काम है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। और न्यायपालिका जिसका मुख्य काम है व्यवस्थापिका ने जिस कानून को बनाया और कार्यपालिका ने जिसको लागू किया उस कानून का कोई उल्लंघन न करे इसकी व्यवस्था करना, और कोई उल्लंघन करता है उसको दंडित करना। और व्यवस्थापिका जिसको संसद कहते हैं, और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। कार्यपालिका जिसका मुख्य काम कानून लागू करना है और वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। और न्यायपालिका सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं अपन राज्य सरकार पर। राज्य सरकार जिसके अपने संविधान द्वारा वही 3 अंग बताए गए हैं। अगर आपने कार्यपालिका के 3 अंगों का केंद्र सरकार के 3 अंगों का ढंग से अध्ययन कर लिया तो राज्य व्यवस्थापिका राज्य सरकार के 3 अंगों का अध्ययन आपको आसानी रहेगी। जिसमें पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, जिसको विधानमंडल कहते हैं। व्यवस्थापिका जिसको क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। और दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। इनके भी वही काम है राज्य में कि साहब व्यवस्थापिका काम करते हैं कानून बनाने का, कार्यपालिका उसको लागू करने का और न्यायपालिका उसको बनाए रखने का। राज्य व्यवस्थापिका या विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य कार्यपालिका के 3 अंग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। और न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च न्यायालय। अब विधानमंडल का जो दूसरा सदन है विधान परिषद, वो सभी राज्यों में नहीं है। देश के 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानमंडल का दूसरा सदन है और राजस्थान में विधानमंडल का दूसरा सदन नहीं है। हाँ, प्रोसेस हुआ था इसका, राज्य सरकार ने पारित किया था, केंद्र सरकार को पेश किया गया था। क्योंकि विधान परिषद का निर्माण होता है और राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाता है। केंद्र सरकार उसको सहमति प्रदान करते हैं तो विधान परिषद का निर्माण हो जाता है। और राजस्थान में विधान परिषद का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा भेज दी गई, केंद्र सरकार के पास फिलहाल लंबित है। और केंद्र सरकार ने उसको पारित कर दिया तो राजस्थान में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा अंग आता है राज्य सरकार। जिस प्रकार मैंने केंद्र सरकार को बताया वैसे राज्य सरकार को बताया। राज्य सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसका काम है, जिसको विधानमंडल कहते हैं, जिसका काम है कानून बनाना, और ये कानून बनाती है राज्य सूची और संघीय समवर्ती सूची पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर। इसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका जिसका काम है राज्य स्तर पर कानून का लागू करना, इसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। न्यायपालिका जिसके सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च न्यायालय। अब भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत एक विशाल देश है, विशाल जनसंख्या वाला देश है, इसलिए शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, स्थानीय समस्याओं के हल करने के लिए
क्यों? स्थानीय समस्याओं का हल स्थानीय लोग अच्छी तरह से परिचित होते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि स्थानीय लोगों को वहाँ की शासन व्यवस्था की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे स्थानीय छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आसानी से हल किया जा सके। और इसके लिए संविधान ने स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया है। और भारत में इस स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में पंडित नेहरू जी द्वारा नागौर में इसका उद्घाटन किया गया था और उसके साथ स्टार्ट हुआ था ये। फिर बाद में इसको संविधान में रजिस्टर्ड स्थान नहीं था, लेकिन बाद में अपने संविधान के 2 संविधान संशोधन हुए। उसमें पहला था 73वां संविधान संशोधन और दूसरा 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण स्वशासन को संविधान में स्थान दिया गया और 74वें संविधान संशोधन में नगरीय स्वशासन को स्थान दिया गया। तो इस प्रकार अपन स्थानीय स्वशासन को अगर आगे पढ़ें तो स्थानीय स्वशासन के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। स्थानीय स्वशासन के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। पहला भाग है ग्रामीण स्वशासन, दूसरा भाग है नगरीय स्वशासन। पहला भाग है ग्रामीण स्वशासन, दूसरा नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन है वो 3 स्तर पर है। ग्रामीण स्वशासन है वो 3 स्तर पर है। पहला स्तर है ग्राम स्तर पर, दूसरा स्तर है खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर और तीसरा स्तर है जिला स्तर पर। ग्रामीण स्वशासन 3 स्तर पर है। पहला ग्राम स्तर, दूसरा खंड स्तर और तीसरा जिला स्तर। अब ग्राम स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन की संस्था है उसके 2 भाग हैं। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उसके 2 भाग हैं। पहली ग्राम पंचायत और दूसरी ग्राम सभा। ग्राम सभा जो एक तरह से ग्राम स्तर की संसद होती है और ग्राम पंचायत एक तरह से कहेंगे कि आप ग्राम स्तर की कार्यपालिका होती है। ग्राम सभा के बारे में एक एग्जाम्पल और दिया जाता है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था कौन सी है, तो उसका सीधा सीधा उदाहरण आता है ग्राम सभा। क्योंकि ग्राम सभा का चुनाव नहीं होता है, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य को पंच कहते हैं और इसका मुखिया होता है, इसका डायरेक्ट चुनाव होता है, उसको सरपंच कहते हैं। तो ग्राम स्तर पर 2 संस्थाएं हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ग्राम स्तर की संसद होती है और इसके बारे में एक जानकारी और दूं आपको कि साहब ग्राम सभा की वर्ष में 4 मीटिंग अनिवार्य होती है। ग्राम सभा की वर्ष में 4 मीटिंग अनिवार्य होती है। पहली मीटिंग 26 जनवरी, दूसरी मीटिंग 1 मई, तीसरी मीटिंग 15 अगस्त और चौथी मीटिंग होती है 2 अक्टूबर। और एक बात और है, अगर ग्राम पंचायत का सरपंच ग्राम सभा की अगर मीटिंग नहीं बुलाता है तो ग्राम सभा उसको बर्खास्त कर सकती है। फिर आता है खंड स्तर या ब्लॉक स्तर। खंड स्तर पर जो संस्था है उसको पंचायत समिति कहते हैं। और देश के कुछ राज्य ऐसे हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिनमें क्या खंड स्तर का यह संस्था है भी नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ऐसी संस्था नहीं है। बाकी देश के सभी राज्यों में खंड स्तर की संस्था है जिसको कहते हैं पंचायत समिति। और पंचायत समिति के सदस्यों को वार्ड मेंबर कहते हैं, जिनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और वार्ड मेंबर का चुनाव होने के बाद वार्ड मेंबर मिलकर पंचायत समिति के मुखिया का चुनाव करते हैं और जिसको प्रधान कहा जाता है।
प्रधान का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। मैंने सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रधान का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। जनता वार्ड मेंबर का चुनाव करती है और वार्ड मेंबर मिलकर प्रधान का चुनाव करते हैं। फिर जिला स्तर पर संस्था, उसको जिला परिषद कहते हैं और जिला परिषद के सदस्य को पार्षद कहा जाता है। पार्षदों का चुनाव जनता सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा करती है और चुने हुए पार्षद मिलकर जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। चुने हुए पार्षद मिलकर जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो जिला परिषद के मुखिया को जिला प्रमुख कहते हैं। तो ये होता है आपका ग्रामीण स्तर पर स्वशासन, जिसको ग्रामीण स्वशासन कहा जाता है। और ग्रामीण स्वशासन के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। फिर आता है देखो नगरीय स्वशासन, जिसको 76वें संविधान संशोधन द्वारा अपने संविधान में स्थान दिया गया। और नगरीय स्वशासन नगरों की जनसंख्या के आधार पर है। नगरों की जनसंख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका छोटे नगरों में जिसकी जनसंख्या 8,000 से 1 लाख तक, जिन नगरों की जनसंख्या 8,000 से 1 लाख तक है, उन नगरों में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। और नगर पालिका के सदस्य को पार्षद कहा जाता है, जिनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और पार्षद मिलकर फिर नगर पालिका के मुखिया का चुनाव करते हैं, जिसको पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। फिर उससे बड़े नगरों में 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में जो संस्था, उसको नगर परिषद कहते हैं। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों में जो नगर परिषद कहते हैं उसको, संस्था को, और उसके सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। और पार्षद का चुनाव जनता करती है। और पार्षद का चुनाव होने के बाद पार्षद मिलकर मुखिया चुनाव करते हैं, जिसको सभापति कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। फिर महानगरों में, जिसको महानगर कह सकते हैं अपन, बड़े नगर कह सकते हैं, जिनकी जनसंख्या 5 लाख या इससे अधिक हो, उन नगरों में नगर निगम का गठन किया गया है। उन नगरों में नगर निगम का गठन किया गया है। और नगर निगम के सदस्यों को अपन कहते हैं पार्षद और मुखिया को कहते हैं मेयर। राजस्थान में काफ़ी बदलाव होते रहते हैं इस संबंध में। जैसे फिलहाल वर्तमान सरकार ने जयपुर नगर निगम के 2 भाग कर दिए। कुछ समय पहले मेयर का चुनाव डायरेक्ट किया गया था, फिर चेंज करके उसको इनडायरेक्ट किया गया। डायरेक्ट वाला सीधा जनता द्वारा, इनडायरेक्ट वाला पार्षदों द्वारा। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में, भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो राज्य का प्रमुख अंग है सरकार, मैंने आपको शुरुआत में रिपीट किया था, कोई भी राज्य निर्माण के लिए 4 प्रमुख आवश्यक तत्व होते हैं। 4 प्रमुख आवश्यक तत्व होते हैं। उसमें मुख्य रूप से होता है निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो अपने 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस और 10th क्लास का जो पार्ट पॉलिटिकल साइंस है, उसमें मुख्य रूप से इसके बारे में डिटेल से वर्णन है, जिसको हमने यहां पर स्टार्ट किया है। और आगे की क्लासों में इसके पार्ट्स हैं, इनका अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन ने आज यहां पर अध्ययन किया कि साहब राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कोई भी राज्य, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका को देश की गिनती में नहीं है, महाद्वीप की गिनती में, कि देश की गिनती में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर निश्चित भूभाग तो है, लेकिन जनसंख्या नहीं है, सरकार नहीं है, संप्रभुता नहीं है। जैसे 1947 की बात करें, 1947 से पहले भारत राष्ट्र की गिनती में नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों? भारत के 3 प्रमुख अंग तो थे, निश्चित भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं थी।
और भारत आज़ाद हुआ। संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वयं प्रभु। तो स्वतंत्रता नहीं थी। 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, भारत में संविधान का निर्माण हुआ, भारत की स्वयं की सरकार बनी। तो इसके बारे में अपने यहाँ पर डिटेल से अध्ययन किया। अगर आप इस बेसिक परिचय को एक बार चार्ट बनाकर रफ कॉपी में करोगे तो मुख्य रूप से जो भारतीय सरकार का जो एक तरह से बेसिक परिचय है वो हमेशा के लिए आपको परमानेंट स्थायी रूप से याद हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए क्लास 10th और 12th, क्लास 10th में भी पॉलिटिकल पार्ट आता है। उस पॉलिटिकल पार्ट में लगभग 3 पार्ट हैं, उसमें इसका वर्णन है। और 12th पॉलिटिकल साइंस में विभाग में इसका वर्णन है। तो आज से 12th आर्ट्स के पॉलिटिकल के स्टूडेंट और 10th के सामाजिक स्टूडेंट आपकी रेगुलर क्लास लगेगी। और आगे से आपका जो ये जो मैंने आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बारे में शॉर्टली बताया है, उसको आपके सिलेबस के हिसाब से डिटेल से आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।